हाम्रो देशमा अहिले सबै समूह समुदायहरू आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन बचाउन आफ्नो अस्तित्वलाई अरूको अस्तित्वभन्दा ठूलो देखाउन लागि परेका छन्। हामीले हाम्रो अस्तित्व अरूले स्वीकारोस् भन्ने हो भने अरूको अस्तित्व पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। म धेरै नेपाली अनि तपाईँ थोरै नेपाली कसरी हुन सक्छ? मेरो लुगा थोरै नेपाली अनि तपाईको लुगा धेरै नेपाली कसरी हुन सक्छ र? एउटा नेपालीको भाषा अर्को नेपालीको भाषा भन्दा बढी नेपाली कसरी हुन्छ र? सायद त्यसैले नै धेरै भाषाहरूका धनी हामीलाई कुनै एउटा भाषाले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न नसक्ला। हाम्रो लुगाले छोप्ने मन नेपाली हो, हाम्रो बोली भित्रको भाव नेपाली हो। त्यस्ता थुप्रै मनहरू भित्रका थुप्रै भावहरू छन् जसले एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीसँग जोड्न सक्दछ। हामी नेपालमा जन्मेको, नेपालमा हुर्केको, त्यही नेपालकै नेपाली हो। देश में दीप मोहब्बत के जलाए रखिए, दोष दुश्मन को भी सीने से लगाए रखिए। आग नफरत की लगाते हैं, लगाने दो उन्हें, अपने इखलास से गुलशन को सजाए रखिए। उर्दू शायरी र गीतहरू त हामीले हिन्दी फिल्महरूमा सुनिरहेकै हौँ, तर लाइभ शायरीको मौका चाहिँ नेपालमा अलि थोरै नै मिल्छ हामीलाई। आज पनि यहाँ मुसाफिर खानामा यो मुसायराको आयोजना गरिँदैछ। हामी त्यो मुसायरामा शायरीको आनन्द लिन जाँदैछौँ। उर्दू ज़बान की बात करेंगे तो किसी एक मज़हब या किसी एक मज़हब के मानने वाले की ये ज़बान नहीं है, बल्कि ये सभी मज़हब, सभी जाति के लोग, हर इलाके की ज़बान को इसमें चुन करके उर्दू ज़बान बनाई गई है। फख्र से सर सदा जिसका ऊंचा रहा, जिसका रोशन अभी माजियो हाल है, जिसने तौक़े गुलामी को पहना नहीं, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है। वाकई हर शेर जो है वो अपना एक वज़न, अपना एक मकाम रखता है। जिसने तौक़े गुलामी को पहना नहीं, वाकई जो है ये बहुत ही अहम बात है। और नेपाल के इतिहास में हर ज़बान के अंदर ऐसे जुमले आने चाहिए ताकि यहाँ जो हमारी नस्लें हैं उनको भी पता चले कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जिसने गुलामी को कभी कबूल नहीं किया। नेपालगञ्जमा यो मुस्लिम समुदायमा चाहिँ लाइभ शायरी मुसायराको चलन रहेछ र यहाँ मुसायरा हुँदा चाहिँ गैर मुस्लिम नेपालीहरूको पनि सहभागिता हुँदो रहेछ। आज यो जुन मुसायराले यहाँ जुन रौनक दिइरहेको छ, यहाँ राष्ट्रियताका भावनाहरू बगिरहेका छन्, एकताका भावनाहरू बगिरहेका छन्, सामाजिकताको भावनाहरू बगिरहेका छन्। यसले एउटा देशलाई यो नयाँ जोस र जाँगर यसले दिइरहेको छ। सन् 2001 को जनगणना अनुसार नेपालगञ्जको कुल जनसङ्ख्याको 28% मानिस मुस्लिम समुदायका छन्। मुस्लिमहरूको मातृभाषा उर्दू, गैर मुस्लिम नेपालीहरूका लागि हिन्दी जस्तो सुनिए पनि यो भिन्दै हो, यसको बेग्लै मिठास छ। नेपालगञ्जको मुस्लिम समुदायका धेरैजसो पाका मानिसहरूका लागि नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न गाह्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ उर्दू अलिअलि बुझ्छौँ तर बोल्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसैले उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा हिन्दी भाषामा गर्नुपर्ने हुन्छ। आपके संघ के बारे में कुछ बता दीजिए। नेपालगंज में 2 संघ,
दो अदब हैं, अदब यानी संघ, इसमें एक नेपाल उर्दू अदब एंड इस्लामिक एकेडमी और दूसरा है गुलजार अदब। और यही हम लोग जो है शेर शायरी, मुशायरे, कविताएँ और गज़लें और कहानियाँ, छोटे छोटे किस्से, ये सब हम लोग ना कहते सुनते रहते हैं, मुशायरे करते रहते हैं, नशिस्तें करते रहते हैं। कुछ रिसर्च का काम भी करते हैं? जी हाँ, करते हैं, रिसर्च के भी काम करते हैं। उसमें शायरी सिखाई जाती है, उसमें शायरी कैसे होती है, कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं और किस्से कैसे बनाए जाते हैं। तो शायरी सिखाई जाती है? हाँ, शायरी सिखाई जाती है। इसमें सीख सकते हैं शायरी? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब उसमें बहरें होती हैं, उसमें उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, लफ्ज़ों के तराश खराश होते हैं, लफ्ज़ों के कैसे लफ्ज़ कहाँ से फिट किया जाए, इस तरह से हम लोग सिखाया जाता है। वो सब तो ग्रामर हुआ आपका, वो जो अंदर से आती है ना, वो कैसे सिखाया जाता है? जैसे अब ये आपने कहा ग्रामर या बहरों का जानना, ग्रामर का जानना, ज़ुबान का जानना, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर मिठास नहीं है। कैफियत तो होगी मगर वो शायरी में मिठास नहीं। तो सभी को नहीं सिखाया जा सकता? नहीं, कैसे सिखाया, सबको कैसे सिखाया जा सकता है? कुछ तो इल्म चाहिए, बगैर इल्म के नहीं। हम किसी ज़बान को जानते नहीं, किसी ज़बान के कवायद को नहीं जानते, उसके ग्रामर को नहीं जानते हैं, तो कभी हम जो है वो स्त्रीलिंग का पुरुषलिंग बोल जाएंगे और कहीं पुरुषलिंग का स्त्रीलिंग बोल जाएंगे, तो सब बेमज़ा हो जाएगा। बस ये है असल में। अच्छा है कोई तीर या नश्तर भी ले चलो, कुछ यादगारे शहर सितमगर भी ले चलो, और यूं कम नहीं है शीर बयानी भी आपकी, यूं कम नहीं है शीर बयानी भी आपकी, चाहो तो आस्तीन में खंजर भी ले चलो। मुशायरा होता क्या है? मुशायरा चंद शायर इकट्ठा होते हैं और वो अपने अपनी गज़लें, अपने अपने अशार सुनाते हैं। उसमें कुछ लोग सुनने वाले भी होते हैं जो समझते भी हैं, और समझते हैं तो उसमें हम लोगों को दाद देते हैं, तो यहाँ तुमने अच्छा कहा है। यही है मुशायरा। कितने साल से कर रहे हैं सर? हम लोग कभी 30-35 साल हो गया। जरा सी देर में कितना वो बच्चा टूट जाता है, वही समझेगा ये जिसका खिलौना टूट जाता है। और संभल कर खेलना तुम आईनों से खेलने वालों, संभल कर खेलना तुम आईनों से खेलने वालों, जरा सी ठेस लगने से ये शीशा टूट जाता है। अब मैं थोड़ी सी उर्दू के बारे में आपको बता दूं। उर्दू दर हकीकत हिंदुस्तान की पैदावार है, बिल्कुल मानी हुई बात है, मगर इसकी मकबूलियत का यह आलम है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में ये ज़बान बोली, लिखी, पढ़ी, समझी जाती है। इसी में हमारा एक नेपाल भी है जहाँ उर्दू ज़बान ख़ास तादाद में राइज व फाइज है, और इसके मफादात से लोग मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, और इसे अपने सरकारी और गैर सरकारी इलाकाई ज़बान में उर्दू को जगह जगह इस्तेमाल करके फ़ख्र महसूस करते हैं। इन सब खसूसियात के बावजूद उर्दू की और उर्दू शायरी की बका के लिए कोई मजबूत कदम उठाने की कोई तैयार नहीं। इसको कहीं से भी माली ताउन नसीब नहीं होता है, और इसे उर्दू तबके के कुछ लोग ही अपनी अनथक कोशिशों और अपने जेब खर्च से उर्दू के कुछ प्रोग्राम गाहे गाहे करते रहते हैं ताकि उर्दू जिंदा रहे। हर तरफ दिल जोड़ने की बात का, हर तरफ दिल जोड़ने की बात का, दरमिया में वास्ता नेपाल है, दरमिया में वास्ता नेपाल है। हम सभी नेपाली आसान एक हैं, हम सभी नेपाली आसान एक हैं, और हमारा आपका नेपाल है, और हमारा आपका नेपाल है। तो आप उर्दू में करते हैं, कुछ नेपाली में भी करते हैं आप लोग की? नेपाली में, हिंदी में? नेपाली में नहीं करते हैं, मगर नेपाली अदबों में हम शरीक होते हैं। कभी कभी एक आध गजल कही भी है, कभी कभी कहे भी जाती है। यहाँ गजल का धारा कविता गीत बन्दछन्, चराका ताना झैं हाम्रा गीत सङ्गीत बन्दछन्। नेपाल गञ्जका स्रष्टा बिन्दु बिन्दु समुद्र छन्, युगौँदेखि युगौँसम्म अविच्छिन्नै बग्दछन्। धन्यवाद। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये मेरी बातें आप जाहिर कि पूरे आल नेपाल में पहुँचाएंगे, क्या मैं उम्मीद रखूँ कि इससे कुछ असर पड़ेगा?
हाँ, उम्मीद दुनिया कायम, उम्मीद तो रखना ही चाहिए, रखना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है कि वो देखे, सीखे और उसको भी कुछ और ज्यादा सीखने के लिए जी प्रेरित हो। तो खैर तमाम जबानों बात है, मगर हम खास तौर से अपनी उर्दू के लिए बात कर रहे हैं। को भी अब इसमें उर्दू के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके लिए कुछ कोशिश भी करें। हम लोगों का मकसद भी वही है कि हम ये चाहते हैं कि हमको फलने फूलने का मौका मिले। हमारी जुबान जो है, हमारी जुबान जो है, इसी जुबान में हमारी एक तहजीब है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तहजीब जिंदा रहे तो इस जुबान को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। और मैं यही पैगाम जो है पूरे मुल्क में पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में अपने उसको सालमियत को जिंदा रखें तो बहरहाल इस जुबान को सीखना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा। इसको जैसे भी दामे दर में कदमे सकना है, जैसे भी लोग इसकी कर सकते हैं, इसकी मेहनत करें। तेरी चाहत कहाँ पे ले आई, तेरी चाहत कहाँ पे ले आई, तुझसे मिलकर भी बेकरारी है, तुझसे मिलकर भी बेकरारी है। जिंदगी नाम को हमारी है, मुझसे पूछो चमक सितारों की, मुझसे पूछो चमक सितारों की, मुझसे पूछो चमक सितारों की। हमने रो रो के शब गुजारी है, हमने रो रो के शब गुजारी है। जिंदगी नाम को हमारी है, तेरे हाथों में जो ये कशिश इश्क की है, ये कशिश इश्क की है, मेरे मुकाबिल तू है। ये कशिश इश्क की है, मेरे मुकाबिल तू है। और क्या चाहिए मुझको, मेरा हासिल तू है। ये कशिश इश्क की है, मेरे मुकाबिल तू है। और क्या चाहिए मुझको, मेरा हासिल तू है। और तुझको मालूम नहीं है मेरी उल्फत का जुनू, तुझको मालूम नहीं है मेरी उल्फत का जुनू। मेरी कश्ती, मेरा दरिया, मेरा साहिल तू है। तुझको मालूम नहीं है मेरी चाहत का जुनू, तुझको मालूम नहीं है मेरी चाहत का जुनू। मेरी कश्ती, मेरा दरिया, मेरा साहिल तू है। हमारी एक पूंजी है सबसे बड़ी मोहब्बत, आपस की मोहब्बत, हमारी एकता। अगर ये बनी रही तो हमारा मुल्क बना रहेगा। इससे अच्छी कोई चीज दौलत नहीं है।
नेपालगञ्जको बजारमा घुम्दाखेरि हामीले यहाँ धेरै गधा खच्चडहरू देख्यौँ बाटोमा र त्यो किन रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी यो एमपी स्कुल रोड भन्ने ठाउँमा आयौँ। यहाँ चाहिँ कसकर समुदायका मानिसहरू परम्परागत रूपमा नै गधा पाल्ने खच्चड पाल्ने र तिनीहरूलाई काममा लगाएर आय आर्जन गर्ने गर्दा रहेछन्। अजमत शेख के गर्नुहुन्छ? त्यही काम खच्चडको हो हाम्रो काम। तपाईँ चाहिँ के कसकर जातिको हो हैन? कसकर हो, शेख हो। अनि अहिले काम चाहिँ के खच्चडको हो सर। हजुर, खच्चडहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी खच्चड लिएर जान्छु, भट्टामा काम गर्छु, काँचो इँटा बोकाउँछु। कहाँ लैजानुहुन्छ? त्यही भट्टामा जहाँ पनि जसको एग्रिमेन्ट भइहाल्छ जुन भट्टाको त्यही भट्टामा काम गर्छु काठमाडौँमा। काठमाडौँ लिएर जानुहुन्छ खच्चड? यताबाट ट्रकमा लिएर जान्छु, फेरि उता भट्टामा काम गर्छु। तर बानी त्यही छ, अब के गर्ने, यसमा घाटै घाटा छ। पहिलादेखि तपाईँले यही काम गर्नुहुन्थ्यो? पहिल्यैदेखि यही काम हो। बाबुबाजेले सबै त्यही गरेछ, त्यही बानी हो। अब अर्को काम गर्नै मिल्दैन, त्यही बानी छ, त्यही काम गरिरहेछु। हामी पनि काठमाडौँ हो। यो साल चाहिँ पाँचखालामा काम गरिरहेको थियो, उतादेखि फर्कने आउने बेलामा त बाटो साटोमा धेरै प्रब्लमले गर्छ। काठमाडौँमा चाहिँ कहाँ? तपाईँ पनि इँटा भट्टामा काम गर्नुहुन्छ? इँटै भट्टामा काम गरेँ। कुन बेला लैजानुहुन्छ? मङ्सिरमा जान्छु यहाँदेखि, अनि 4-5 महिना जति त्यहाँ बसेर कामसाम गर्ने, अनि चाहिँ उतादेखि जेठ 1-2 गतेदेखि छुट्टी हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि फेरि गाडीमा लोड गरेर केमा राखेर ल्याउनुहुन्छ? ट्रकमा? अनि यता ल्याउनुहुन्छ, अनि के गर्नु? यता ल्याएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यता ल्याएपछि अब केही काम छैन, यता काम छैन, कामै छैन, छोडिदिने, त्यो खान्छ अनि घुम्छ, त्यही हो। 5 महिना काम गर्छ अनि मात्रै 5 महिना काम, 7 महिना बसेर खाने, त्यही हो समस्या। त्यही जति पेस्की उठाऊ त्यही खाइदेऊ, केही बनाउन सक्दैन उनीहरू। तपाईँको खच्चड अरू के पनि काम गर्दैन? हाम्रो सामान ओसार्ने मिल्दैन, कामै मिल्दैन। पहिला काम थियो उता पहिला लेखमा काम थियो, अब त्यो पनि ठाउँमा बाटो भइगयो। अब कामै मिल्दैन, मात्रै भट्टामा काम गरिरहेछु, भट्टा सिद्धो। दैलेख बाटो नबन्दाखेरि कहिलेसम्म लैजानु भयो त काम त्यहाँनिर सामान बोक्न? काठमाडौँ दैलेखतिर के सामान बोक्न? 10 वर्ष पहिला बोक्थ्यौँ। यता टाँगाहरू पनि चलाउँछन् होइन? टाँगा पनि चलाउँछ, बुक्की चलाउँछ, घोडा बुकी भन्छ, घोडा गाडी भन्छ। एकजना कमाएर 20वटा खच्चर राखेछ, त्यही ल्याएर कमाएरलाई खच्चरलाई खुवाइदियो। तर त्यो टाँगा पनि चलाउँछ, अझ पनि बुकी टाँगा चलाउँछ। धेरै भइसक्यो त्यसमा पनि काम। तपाईँहरू खालि यही मात्र काम गर्नुहुन्छ? तपाईँ समस्या छ भन्नुहुन्छ? बस हामीहरू काम यही हो, यो खच्चर लोड गर्ने, अनलोड गर्ने, इँटा बोक्ने, बस यही काम हो। अब यहाँ अलिअलि काम पनि भेट्थ्यो पहिला श्रीमिलको। कति दिन भएको घर बनाउन सकेन, एउटाको घर पुगिहाल्छ। टाँगा जस्तो बनाउँथ्यो पहिला, त्यसमा काम गर्थ्यो, अब त्यो पनि बन्द हुनेवाला छ। अब धेरै काम मिल्दैन। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ खच्चडहरू? खच्चड यता पनि किन्छु, बाटर पारी मेला सेला लाग्छ त्यो इन्डियामा, त्यो मेलाबाट लाएर उता पुऱ्याउँछु। कति दूर गरेपछि यसमा फाइदा छैन सर। यताबाट गएपछि उताबाट आएपछि त्यो बाटोमा मरेन भने फाइदै हो। 30,000 रुपियाँ गाडीवाला लिइहाल्छ, पुलिस पनि खान्छ सर। पुलिस बाटोमा रोकेर 5,000 रुपियाँ भन्छ, 500 रुपियाँ देखाएर त्यो पुलिस पनि त्यस्तो थर्काउँछ। जति कमायो त्यो भाडै तिरेर आयो, पैसै बच्दैन। धेरै लुटपाट छ, अर्को बाटो छैन, रोक्यो हान्छ, अलिकता धेरै कुरा गरेपछि हालिदिन्छ, पैसा लिन्छ। सबैको झारा लिइहाल्छ, सबैको मान्छेलाई समात्ने बित्तिकै को खच्चर जाऊ, को खच्चर पार्टी मान्छेको बानी त्यही छ। अर्कोमा हामी हाल्नै सक्दैन, पढे छैन, पैसा अर्को काममा लगाएपछि थाहै छैन कसरी पैसा आउँछ, कसरी पैसा कहाँ लगाउने केही थाहा छैन। व्यापार पनि केही छैन, पसल केही पनि छैन, मात्र एउटा खच्चरको व्यापार थियो, त्यो पनि बन्द भएको।
धानको बिउ जस्तो राख्छौँ हामी त्यस्तै यसलाई मसिनो चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिकन अनि पानीको लेवा बनाएर त्यसपछि त्यसैमा एकदम धानको ब्याड जस्तो राख्छौँ अनि मजाले फेरि यो यति भइसकेपछि 1 फुट जति भएपछि यसलाई चाहिँ रोप्छौँ। यसलाई काट्ने बेला भएको छ अनि काटेर 1 दिन सुकाउँछौँ के ओइलाउँछौँ। सुकाएपछि यो टङ्कीमा हाल्छौँ। टङ्कीमा तल पानी हाल्छौँ। जालीमाथि यो चाहिँ मेन छ त्यो हालेर अनि यो ट्याङ्क बन्द गर्छौँ माथि ढक्कन। त्यसपछि आगो बाल्छौँ 8 घण्टा जति बाल्छौँ अनि त्यसपछि यो बोइल भएर उतापट्टि हाम्रो भाप बनेर निस्किन्छ। कोइलमा पानी छ चिसो पानी पुरा ट्याङ्की भरि त्यो कोइल चाहिँ चिसो हुँदै हुँदै तल चाहिँ हामीले भाँडो थापेछौँ। त्यो भाँडोमा गएर पानी र तेल दुईटै मिसेर खस्छ। त्यहाँ सिस्टम यस्तो फिट गराएको छ कि पानी गरुङ हुन्छ तल जान्छ अनि तेल अलि हल्का भएको नाताले माथि आउँछ अनि त्यो माथि बसेर जान्छ पानी बाहिर निस्केर जान्छ। लास्टमा हामीले त्यो बोतल पनि राख्छौँ के परीक्षणको लागि टेस्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब तेल छैन भनेर थाहा भएपछि खोल्छौँ हामी। अब खोलेपछि आफ्नो तेल बाहिर निकाल्छौँ अनि लिएर जान्छौँ। बाँकी भएको यसलाई चाहिँ फेरि सुकाउँछौँ अनि आगो बाल्ने काममा यसैले प्रयोग गर्छौँ। विशेषै खट्नुपर्छ यसमा के धान रोपे जस्तै के 1-1 बोट रोप्नुपर्छ। बहुत गाह्रो छ यसलाई गर्नु के तैपनि हामीलाई यसको मूल्य छैन। कम्तीमा 2000 रुपियाँ हुनुपर्ने 1200-1300मा बिक्री हुन्छ। औषधिमा भन्छन् के अरे चाइनाबाट आउने सुचु के भन्छन् त्यसमा प्रयोग हुन्छ। इन्डियाको बिक्स 6 केमा प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि सिकाकाई तेलमा भन्छन् तर आफूले देखेको छैन के केमा प्रयोग हुन्छ भने आफूलाई सुनेको कुरो मात्रै हो। आज पहिलोपल्ट मुसायरामा गएर शायरी सुन्न पाइयो। उर्दू त्यसै पनि मिठो भाषा, त्यसमाथि पनि शायरी। भनिन्छ कविता शायरीहरूको सम्बन्ध दुःख अभावसँग बढी नजिक हुन्छ रे। अभाव दुःख सङ्घर्षका बेला यस्ता शायरीहरू कविताहरू र कलाहरू निकै राम्रो सृजना हुन्छ रे। आजको मुसायरामा पनि पढिएका शायरीहरूमा दुःखका कुरा थिए, पीडाका कुरा थिए, प्रेमका कुरा थिए, अभावका कुरा थिए, केही गुनासाहरू थिए, केही आग्रहहरू थिए अनि देश प्रेमको कुराहरू थियो, नेपालको कुरो थियो। सायद यस्तै विभिन्न भाषाहरूमा, संस्कृतिहरूमा र परम्पराहरूमा अभिव्यक्त हुने भावहरू हुन् नेपाली। नेपाली भनेको हाम्रो मातृभाषा हैन, पुरै राष्ट्र भाषा हो। राष्ट्रिय भाषा नेपाली हो। नेपाल पनि एउटा नेपाल हो।
44-45 वर्ष अघि टिकापुरको प्लानिङ गर्दाखेरि नै यहाँको धेरै भागहरूमा सुकुम्बासीहरूलाई ल्याएर राख्ने योजना गरिएको रहेछ।